तो पहला चैप्टर हमारे पास, पहला टॉपिक हमारे पास है रेट मेजर। डी वाई बाई डी एक्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x आपके पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सॉरी x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। अगर आपने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज अगर आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है y की वैल्यू x के बढ़ने पर घटेगी, और अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब y की वैल्यू x के बढ़ने पर बढ़ेगी। और साथ में अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको ज़ीरो मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि x में कोई भी चेंज करने से y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ना उसके बाद देखें कि अपने इस चैप्टर के अंदर अगले पार्ट पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इस सेकेंड पॉइंट के ऊपर हम आ रहे हैं। कर्व की टेंजेंट अगर आपको चाहिए तो किसी भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स के किसी पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट पे अगर उसकी टेंजेंट आपको चाहिए तो वो लाइन होगी जो x नॉट वाई नॉट से तो पास करेगी, साथ में उसका स्लोप होगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो टेंजेंट का स्लोप x नॉट वाई नॉट पे होता है डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x नॉट वाई नॉट। अब क्योंकि टेंजेंट जो होती है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है उसी पॉइंट से पासिंग टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो ये आपके पास नॉर्मल हो गई और ये टेंजेंट हो गई। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया x नॉट वाई नॉट से पासिंग, इस स्लोप की लाइन लिखनी है, टेंजेंट लाइन आ जाएगी y माइनस वाई नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नॉट। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको x नॉट कॉमा वाई नॉट के ऊपर लिखनी है ताकि आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाए, और x माइनस एक्स नॉट हमने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लिया है। तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। अगर स्टूडेंट्स टेंजेंट का स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर तो नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नॉट। ये टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ना उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक स्पेशल केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आपने पता लगाया x नॉट कॉमा वाई नॉट पे और वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट आपके पास उस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, उसका स्लोप ज़ीरो है। लेकिन अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड आ जाए तो ऐसे केस में उस पॉइंट x नॉट वाई नॉट के ऊपर वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। तो फर्स्ट केस को देख लेते हैं कि अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू x नॉट कॉमा वाई नॉट पे ज़ीरो आ जाता है तो ऐसे केस में टेंजेंट आपको क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिलेगी तो x नॉट वाई नॉट से पासिंग हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बच्चों y बराबर वाई नॉट, और नॉर्मल की इक्वेशन क्योंकि नॉर्मल वर्टिकल होगा तो उसकी इक्वेशन हो गई है x बराबर एक्स नॉट। एंड ऑल्सो अगर डी वाई बाई डी एक्स आपके पास नॉट डिफाइंड आ जाता है, उस नंबर पे इन्फिनिटी या आप कहें कि माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो ऐसे केस में टेंजेंट वहाँ पे कैसी होगी, वर्टिकल होगी, और वर्टिकल लाइन एक्स नॉट वाई नॉट से पासिंग होती है x बराबर एक्स नॉट, और नॉर्मल फिर आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और उसका इक्वेशन होगा y बराबर वाई नॉट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने दो सेक्शन पूरे किए। अगला सेक्शन आपके पास है एंगल बिटवीन टू लाइन कर्व्स। दो कर्व्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो जिस पॉइंट पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट्स बनाएंगे, और टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही क्या होता है, एंगल बिटवीन कर्व्स होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये कर्व है,
मान लीजिए कि ये C1 कर्व हो गया, फिर इसके बाद एक और कर्व आपके सामने है, ये कर्व है, ये C2 कर्व हो गया। अगर आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पहले तो वो पता लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पॉइंट P के ऊपर कर्व 2 की टेंजेंट का स्लोप पता लगा लें और उसको M2 मान लेते हैं, और उसी पॉइंट P के ऊपर कर्व 1 की भी टेंजेंट आप पता लगा लें और उसका स्लोप M1 मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का एंगल ही एंगल बिटवीन कर्व्स होता है, तो इसलिए tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इससे आपके पास टेंजेंट्स के बीच का एंगल आ जाएगा, और टेंजेंट्स के बीच का एंगल ही कर्व्स के बीच का एंगल भी होता है। ना उसके बाद देखिए स्पेशल केसेस पे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि कर्व के दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके ऊपर दोनों की टेंजेंट का स्लोप भी सेम आ जाए, तो ऐसे केस में दोनों कर्व की टेंजेंट अलग नहीं बनेगी, सेम बन जाएगी। ये सिचुएशन जब भी आती है तब कर्व्स कैसे होते हैं, एक दूसरे को टच करने वाले होते हैं। तो अगर M1 और M2 आपके पास बराबर आ जाएं तो ऐसे केस में कर्व्स क्या होंगे, टच करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये चीज को बहुत अच्छे से देखना कि अगर कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए कि C1 कर्व है और दूसरा कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू जी एक्स, C2 कर्व है। अगर ये दोनों कर्व को हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन एफ एक्स बराबर जी एक्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों बराबर है उसी पॉइंट पे दोनों के डेरिवेटिव्स भी बराबर आ जाए तो उस पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व आपस में क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो अगर इस सिस्टम का आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसका मतलब है उस सॉल्यूशन पे जो पॉइंट आपके पास होगा उस पे कर्व्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो क्यों टच कर रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट सेम है और उस पॉइंट पे दोनों के डेरिवेटिव्स भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों कर्व की टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट होगी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं ना। उसके बाद देखें कि अगर ऐसा हो कि आपके पास एक और स्पेशल केस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर ऐसा हो कि फर्स्ट कर्व की टेंजेंट का स्लोप M1 और सेकंड कर्व की टेंजेंट का स्लोप M2, इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास किसी तरह से -1 आ जाता है तो ऐसे केस में हम कर्व्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स कहेंगे। ओके ना उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पीछे क्या बताया कि अगर M1 M2 -1 है तो ऐसे केस में वहाँ पे उस पॉइंट पे हम कहेंगे कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करते हैं। लेकिन कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स तब कह सकते हैं जब वो हर उस पॉइंट पे जहाँ पे वो आपस में काट रहे हैं उस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे काटे, यानी कि जिस भी पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हम कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स कहेंगे। तो ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। We say angle between curves is 90 degree whenever they intersect, then the curves will be called orthogonal. Now उसके बाद अगली डेफिनेशन पे आते हैं, आइसोगोनल कर्व्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कर्व्स होते हैं उनके कई सारे इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, किसी एक पॉइंट पे उनका एंगल बिटवीन कर्व्स कुछ आ रहा है और किसी और पॉइंट पे कुछ और आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम आइसोगोनल कर्व्स नहीं कहेंगे। आइसोगोनल कर्व वो होते हैं जो ऐसे हो ताकि उनके बीच का एंगल हमेशा सेम रहे, जहां कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कर्व है y बराबर साइन एक्स का। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे इस कर्व के ग्राफ को तो ये कर्व जहां पे भी साइन एक्स को काटेगा, कॉस एक्स का कर्व जहां पे भी साइन एक्स के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आप एंगल जरा ऑब्जर्व करना, आपको जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता लग सकता है कि इनके बीच का एंगल हर उस पॉइंट पे सेम है जिस पॉइंट पे ये आपस में कट हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर दोनों की टेंजेंट का स्लोप देखना, दोनों की टेंजेंट के बीच का एंगल देखना, और यहाँ पे भी देखना कि आपको सेम मिलता हुआ दिख रहा है, एकदम सिमेट्रिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोगोनल होते हैं।
ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लेते हैं इसे, और ये ग्राफ आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। जब अपन ने इसको ड्रॉ किया तो उसी से आपको मालूम चल जाएगा कि इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है और इस पे भी हो रहा है, ये पॉइंट 1,1 आ जाएगा। तो दोनों कर्व्स आपस में 0,0 पे काट रहे हैं और 1,1 पे भी कट कर रहे हैं। अगर आप इस 0,0 पे दोनों की टेंजेंट्स के बीच का एंगल देखेंगे तो 0,0 पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की टेंजेंट ये एक्स एक्सिस बन रही है और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की 0,0 पे ये टेंजेंट बन रही है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि दोनों कर्व्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओरिजिन के ऊपर ऑर्थोगोनली काटते हैं। लेकिन 1,1 पे आप बहुत ही ऑब्वियसली देख सकते हो, चाहे तो आप 1,1 पे दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकालो, आपको दिख जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप -1 नहीं आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है। तो जब ये दोनों पॉइंट पे हमने पता लगाया तो एक पॉइंट पे तो कर्व्स ऑर्थोगोनल है और एक पे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस कर्व्स को क्या बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं है। पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेंगे तो ओरिजिन पे ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, ठीक है। ये कर्व साइन एक्स और कॉस एक्स जहां पे भी आपस में कट करते हैं वहां पे इन दोनों के बीच का एंगल सेम है, यानी कि इन कर्व्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स को आइसोगोनल कर्व्स कहेंगे। और ये दोनों इस ओरिजिन पे ऑर्थोगोनल है, बट नॉर्मल वे में इसको ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं कर सकते। ऑर्थोगोनल कर्व वो होते हैं जो हर उस पॉइंट पे जहां पे वो आपस में काटते हैं वहां उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग एक थ्योरम पे आते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से लेकर बी तक, तो ऐसे केस में एफ ए और एफ बी, मान लीजिए कि आपका फंक्शन ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन एफ ए से लेकर के एफ बी तक की हर वैल्यू लेगा। मतलब क्या इस लाइन का, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए क्लोज इंटरवल से बी क्लोज इंटरवल तक आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ ए और एफ बी के बीच का हर नंबर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा। फंक्शन की वैल्यू जो है एफ ए और एफ बी के बीच की हर वैल्यू को लेगा। इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर एल है, लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, अगर नंबर एल कोई है जो एफ ए एफ बी के बीच के अंदर कोई है, तो ऐसे केस में देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। कोई ना कोई सी आपको ओपन इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा, सच दैट एफ सी विल बी एल। इसको ऐसे समझ लें कि सपोज करें कि आपके पास ये कोई y का वैल्यू l है, ये y का वैल्यू l है जो एफ ए एफ बी के बीच में है, तो आपको कम से कम एक सी देखो जरूर मिल रहा है जिस पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, l के बराबर आ रहा है। वो सी यहाँ पे एक्चुअली C1 बोल देते हैं, यहाँ C2 बोल देते हैं x की वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू C3 बोल देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपने तीन C आपको दिख रहे हैं जहाँ पे fx का वैल्यू क्या आ रहा है, l आ रहा है। तो अगर a और b के बीच के सारे नंबरों पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो IVT ये कहता है कि fa और fb के बीच का हर वैल्यू fx की वैल्यू के किसी न किसी x के लिए होगा, यानी कि कोई ना कोई c जरूर एग्जिस्ट करेगा ताकि fc उस वैल्यू के बराबर आ जाए। यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम यूज करके रूट लोकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझें रूट लोकेशन थ्योरम, रूट लोकेशन थ्योरम, रूट लोकेशन थ्योरम। रूट लोकेशन थ्योरम कहता है कि अगर आपने एफ ए निकाला और एफ बी निकाला, नेगेटिव आया, इसका मतलब इनमें से एक नेगेटिव है दोनों में से और एक कौन है, पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में आपके पास
देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू A से लेकर के B तक सच दैट FC विल बिकम 0। तो कोई ना कोई C आपको मिलेगा A से लेकर B के अंदर ताकि FC क्या हो जाए, 0 हो जाए। FA और FB में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में 0 आता है, तो यानी कि फंक्शन का वैल्यू कभी ना कभी 0 जरूर बनेगा, प्रोवाइडेड कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये रूट लोकेशन थ्योरम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही एक तरह से दूसरा फॉर्म कह सकते हैं आप लोग। नाउ उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल है और एफ ए और एफ बी बराबर है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पे फंक्शन का एक जैसा वैल्यू अगर आपके पास मिल रहा है, तो ऐसे केस में कोई ना कोई सी आपको इस ओपन इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा ताकि एफ डैश सी क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि फंक्शन की हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू स्टार्टिंग पे और एंड पे कैसा है, सेम है। तो अगर स्टार्टिंग और एंड पे सेम है और फंक्शन को क्योंकि कंटिन्यूस बनने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी बनना है, तो चाहे ग्राफ कैसा भी जाए, आपके पास देख सकते हैं कि कई पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे टेंजेंट कैसी आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो अगर फंक्शन का वैल्यू इनिशियल पे और एंड पे सेम है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम से कम एक टेंजेंट आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब इससे हम लोग रूट लोकेशन थ्योरम भी बना सकते हैं। रूट लोकेशन थ्योरम एक्चुअली आप इस रोल थ्योरम से फंक्शन के डेरिवेटिव के 0 होने की गारंटी दे रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है, स्टार्टिंग और एंड पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो आप ये गारंटी दे रहे, रोल थ्योरम ये गारंटी देता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 जरूर बनेगा। तो अपन अगर रूट लोकेशन थ्योरम देखना चाहेंगे तो रूट किसके मिलेंगे हमें, डेरिवेटिव के। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई एफ एक्स कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और 2 नंबर पे उसका वैल्यू 0 आ रहा है, मान लीजिए कि एफ ए 0 है, एफ बी भी 0 है और फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डेरिवेबल है, तो कम से कम एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब फंक्शन जो है अगर 2 नंबर पे 0 बन रहा है, एफ एक्स की वैल्यू अगर 2 नंबर पे 0 बन रही है, इसका मतलब वो इक्वल बन रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव जरूर 0 होगा। यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के 2 0 के बीच में उसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट 1 0 जरूर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जिस तरह से रोल्स थ्योरम में हमने पढ़ा कि फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन में डेरिवेबल है, तो ये 2 कंडीशन तो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी आ रही है, पर तीसरी कंडीशन इसमें नहीं है कि एफ ए बराबर एफ बी हो। अगर कोई फंक्शन इसमें कंटिन्यूस है, इसमें डेरिवेबल है, तो कोई ना कोई सी जरूर एग्जिस्ट करेगा ताकि एफ डैश सी आ जाए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मान लीजिए कि एक कर्व है, ये b कॉमा एफ बी है, ये a कॉमा एफ ए है, और ये जो कॉर्ड दिख रही है आपको एंड्स को मिलाकर के जो बनती है, इसका स्लोप है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये थ्योरम ये कहती है कि इस टेंजेंट का स्लोप कहीं ना कहीं टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के पैरेलल आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट आपको दिखाई है कॉर्ड के पैरेलल। तो रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमने पढ़ा कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और डेरिवेबल है, तो a और b के बीच में जो कॉर्ड बनेगी, इस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट आपके कर्व की जरूर होनी चाहिए। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं किस तरीके से आपको आंसर करना है। अब हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
अगर आपके पास फंक्शन का डोमेन अपन डी मान लें और उस डोमेन के अंदर सी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ सी क्या आ जाए, हमेशा ही एफ एक्स से बड़ा या बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, तो एफ सी क्या हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। और एफ सी को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर इसे ग्लोबल मैक्सिमम भी कह सकते हैं, और सी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम या फिर पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स आपके पास किसी डोमेन कैपिटल डी में डिफाइन किया हुआ है, अगर कोई नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है उस डोमेन के अंदर कि एफ सी का वैल्यू एफ एक्स से या तो बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, तो आप बोलेंगे कि एफ सी मैक्सिमम वैल्यू है और जो सी है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर सी डोमेन में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करे कि एफ सी क्या आ जाए, एफ सी सारे एफ एक्स की वैल्यू से या तो कम आ जाए, बराबर आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, तो फिर एफ सी क्या हो गया, सबसे छोटा वैल्यू हो गया। एफ सी सबसे छोटा है तो इसका मतलब एफ सी आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को हम लोग ग्लोबल मिनिमम भी कह सकते हैं। अगर एफ सी एब्सोल्यूट मिनिमम है तो सी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम। अब क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम को एक साथ अगर आपको बोलना है तो हम एक्सट्रीमम बोल सकते हैं, एक्सट्रीमम बोलेंगे, एक्सट्रीमम बोल सकते हैं, राइट। और अगर आपको बहुत सारे मैक्सिमम, एक्चुअली एक्सट्रीमम, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम को एक साथ अगर आपको बोलना है तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम भी बोला जा सकता है। तो वी से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आर ऑल्सो रेफर्ड एज ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, जिसको एक साथ एक्सट्रीमम भी कहा जा सकता है, ग्लोबल एक्सट्रीमम। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में हम ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और आपने उसे क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन किया तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही आपको जरूर मिलेगा इस इंटरवल के अंदर। बस यही होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, आपने इसे क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है और ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस किसी इंटीरियर पॉइंट पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, x1 मान लेते हैं इस इंटीरियर पॉइंट पे x की वैल्यू को, वहां पे y की वैल्यू आपको मिल रही है कैपिटल M, तो x1 कॉमा कैपिटल M ये पॉइंट मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इस पे x की वैल्यू x2 मान लेते हैं और y की वैल्यू स्मॉल m, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ग्राफ के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर y का मिनिमम वैल्यू होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ना उसके बाद देखते हैं दोनों मैक्सिमम मिनिमम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट के ऊपर। अब इस एग्जाम्पल पे जाएं तो आपके फंक्शन का ग्राफ क्लोज इंटरवल a से लेकर b में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल a पे बन रही है, x बराबर a पे बन रही है, और मैक्सिमम वैल्यू x बराबर b पे बन रही है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टार्टिंग में मिल रहा है और मिनिमम दूसरे एंड पे मिल रहा है। यानी कि इस फंक्शन के दोनों मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पे है, एंड पॉइंट पे है, डोमेन के एंड पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं। अब इसके अलावा आगे और कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज के ग्राफ हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। आपके पास फंक्शन है इस तरीके का, ये फंक्शन इस तरह से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसका मैक्सिमम मिल रहा है किसी इंटीरियर पॉइंट के ऊपर और मिनिमम बन रहा है एंड पॉइंट पे। ऐसे ही सिमिलरली ये ग्राफ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस फंक्शन का मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, एक एंड पॉइंट पे, और मिनिमम कहाँ मिल रहा है, एक इंटीरियर पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। एंड सिमिलरली आप आगे जाएंगे तो ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह का सोच लेते हैं और ये फंक्शन ऐसे जिगजैग करके चला जा रहा है और इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही एंड पॉइंट पे आपको मिल रहा है।
ना उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन एक्चुअली इस एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है तो कंपलसरी नहीं है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही आएगा, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मिनिमम तो है एंड पॉइंट पे, पर इसका मैक्सिमम बनाने के लिए ये पॉइंट होना चाहिए था, पर इस पे तो आपका फंक्शन डिफाइंड क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है कुछ वैल्यू। इसका मतलब इसका मैक्सिमम नहीं है। दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मिनिमम तो है, एंड पॉइंट पे है, राइट। ना उसके बाद देखते हैं अगला फंक्शन लेते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपके पास है, ऐसे बना रखा है, और यहाँ पे इस एक के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मार्क कर रखी है मान लेते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम कहाँ पे है। मैक्सिमम वैल्यू इस एंड पॉइंट पे है, और इसका मिनिमम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि मिनिमम बनाने वाला जो पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ऊपर की तरफ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते कि ए के जस्ट बाद वाले नंबर पे फंक्शन मिनिमम है, क्योंकि ए के जस्ट बाद वाला रियल नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप लोग समझ लें, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी सबको। तो अगर फंक्शन एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो हो सकता है कि उसका मैक्सिमा मिनिमा ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमा तो आ रहा है, पर इसका मिनिमम नहीं आ रहा, नो मिनिमम, राइट। तो इस फंक्शन का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। बट आप देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम आ ही नहीं सकता, हम ये कह रहे हैं कि वो कंपलसरी नहीं है कि आएगा। आप इस एग्जांपल को ऑब्जर्व करना कि ये फंक्शन आपके पास ए के ऊपर नॉट डिफाइंड दे रखा है, ओके। एक्चुअली ए पर डिसकंटिन्यूअस आप इसे कह सकते हैं, बी पे भी ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं चाहे तो कि ये फंक्शन ओपन ए से ओपन बी में डिफाइन किया हुआ है। अगर इस फंक्शन को आप नोटिस करें तो इसका मैक्सिमम भी आ रहा है इंटीरियर पॉइंट पे, मिनिमम भी आ रहा है इंटीरियर पॉइंट पे। तो अगर फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन कर दें तब भी हो सकता है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर जाए। तो इस वाले एग्जाम्पल में फंक्शन का मैक्सिमम भी आपको मिल गया है और मिनिमम भी मिल गया, और दोनों इंटीरियर पॉइंट पे है। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की बात की जाए तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम जरूर आएगा, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एंड पे भी आ सकती है और किसी इंटीरियर पॉइंट पे भी आ सकती है। ना उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लोकल और रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू। लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास फंक्शन के डोमेन में ऐसा कोई नंबर c एग्जिस्ट कर रहा है जिसके आसपास के नंबरों पे fc बाकी सारे आसपास के नंबरों पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ा है। अगर हम ये कहें c अगर एक ऐसा नंबर डोमेन के इंटीरियर में है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, उस c के आसपास के नंबरों पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब fc क्या हो गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है ना, fc क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम हो गया। fc आपके पास लोकल मैक्सिमम हो जाएगा, ओके, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फंक्शन fx इस तरीके से है कि c उस फंक्शन के डोमेन में ऐसा कोई इंटीरियर पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू fc उस c के आसपास के नंबरों पे fx की वैल्यू जो आएंगी उससे बड़ी या बराबर है, तो fc को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ओके, और c को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा आप पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास c एक ऐसा नंबर है डोमेन के अंदर, इंटीरियर पॉइंट ऐसा है कि fc का वैल्यू c के आसपास के दोनों तरफ के नंबरों पे fc का वैल्यू c के आसपास के दोनों तरफ के नंबरों पे जो फंक्शन की वैल्यू है उससे कम है,
अगर एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल कंटेनिंग सी, सी को कंटेन करने वाला इंटरवल, एक छोटे से छोटा कोई ना कोई इंटरवल आपको अगर मिल रहा है जिसके अंदर जितने भी एक्स है वहाँ सब पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ सी उनमें छोटा आ रहा है या फिर एफ एक्स उससे बड़ा आ रहा है या बराबर भी एफ सी के हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि एफ सी क्या है आपके पास, लोकल मिनिमम वैल्यू है, और सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी कि अगर इस छोटे से इंटरवल में जिसमें सी कंटेन हो रहा है, इस छोटे से इंटरवल में एफ सी मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम होगा कब, जब वो इस इंटरवल के सारे एक्स पे एफ एक्स की जो वैल्यू आएंगी उससे एफ सी बड़ा हो। और अगर एफ सी आपके पास उन सारे एक्स की वैल्यू पे एफ एक्स जो भी आएगा उनसे एफ सी छोटा अगर आता है तो आप बोलेंगे कि एफ सी क्या है, लोकल मिनिमम है। अब जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, ये एंड पॉइंट पे नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अगर मिनिमा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखना है तो हम x की वैल्यू c के दोनों तरफ जा कर के लेते हैं, वहाँ पे fx की वैल्यू कंपेयर करते हैं fc से, तो fc लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाती है। तो c कैन नॉट बी एन एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन। c क्या होना चाहिए, जिस पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है वो एक इंटीरियर पॉइंट ही हो सकता है, वो कोई एंड पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक ग्राफ बना रखा है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप C1 को ऑब्जर्व करोगे तो C1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो FC1, उन सारे x जो इसके आसपास के हैं, बहुत दूर मत जाना, आसपास के ही x पे आप फंक्शन की वैल्यू देखना, आपको fx की वैल्यू इन सारे x के ऊपर FC1 की वैल्यू से क्या मिल रही है, कम मिल रही है। दोनों तरफ ही आप देखना, तो ये FC1 क्या हो गई, लोकल मैक्सिमम हो गई। सिमिलरली अगर आप C2 पे देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, FC2, और वो FC2 का वैल्यू fx की सारी वैल्यू से बड़ी है, जहाँ पे x आप कहाँ लोगे, C2 के C3 के पास के नंबर, दोनों तरफ के नंबर लोगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि C3 भी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। एंड नाउ सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो इस पॉइंट को C1 हो गए, तो C2 पे अगर आप देखते हो तो फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है उससे बड़ा दोनों तरफ आ रहा है। इसका मतलब FC2 सबसे छोटा है इस लोकल एरिया के अंदर, इसका मतलब FC2 आपके पास क्या हो गया, लोकल मिनिमम हो गया। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, उस लोकल रीजन में आपको डोमेन लेना है उसका, वहाँ पे आपके पास उस छोटे से डोमेन के अंदर उस लोकल रीजन में आपका फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। तो आप इस छोटे से पीस ऑफ ग्राफ को ही केवल डिस्कस करेंगे, वहां पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू C2 पे सबसे कम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन C2 पे लोकल मिनिमम रखता है। ना उसके बाद देखते हैं C4 पे। अगर आप C4 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो दोनों तरफ बड़ी वैल्यू आ रही है, ओके, ऊपर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब C4 क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। तो C2 पे और C4 पे क्या बन रहा है, लोकल मिनिमम, और C1 पे और C3 पे क्या बन रहा है, लोकल मैक्सिमम। कोई एक लोकल मैक्सिमम दूसरे लोकल मैक्सिमम से बड़ा या छोटा हो सकता है, एंड सिमिलरली एक लोकल मिनिमम दूसरे लोकल मिनिमम से भी छोटा बड़ा हो सकता है। एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू। आप देख सकते हैं कि फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू किस पे मिल रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू तो मिल रहा है b पे, ओके, जो कि ना तो एब्सोल्यूट, ना तो लोकल मिनिमम है, ना लोकल मैक्सिमम है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है आपको किस पे मिल रहा है, a पे मिल रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको C2 पे भी मिल रहा है, बराबर बराबर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस फंक्शन का लोकल मिनिमम बन रहा है, आप देख लें C2 C4 पे, लोकल मैक्सिमम बन रहा है C1 C3 पे, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन रहा है B पे, एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है A पे और C2 पे भी।
राइट। तो ये आपके पास हो गया। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी फंक्शन के बहुत सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं। लोकल मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू कहते हैं। कई बार किसी फंक्शन के छोटे से फाइनाइट इंटरवल में भी क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीम वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। तो इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये फंक्शन का 0 से लेकर के 1 डोमेन के अंदर साइन 1/x का इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम बनेगा, लोकल मैक्सिमम, और इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे लोकल मिनिमम भी बनेगा। अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करें, साइन 1/x के ग्राफ को हमने लिमिट्स वाले लेक्चर में भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो अगर आप इस साइन 1/x का ग्राफ केवल बनाएं 0 से 1 के अंदर, तो आप लोग देखें 0 से 1 के अंदर इस फंक्शन का ग्राफ एक ऑसिलेटिंग ग्राफ होगा। ये अपन ने डिस्कस किया था जब फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ाया था, वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ अगर आपको थोड़ा देखना है तो उसको समझ सकते हैं, बाकी मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा। एक्चुअली जब हम x को 0 के पास ले जाते हैं तो साइन 1/x जो होता है वो -1 से लेकर 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ये कभी ऊपर पहुंचेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर, और जैसे ये ओरिजिन के पास में पहुंचेगा इसके ऑसिलेशन बहुत तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। अभी बड़े आराम से होगा, फिर इसके बाद ये जो लूप्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये पास पास बनते चले जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी बनेगा और इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी बनता चला जाएगा। तो ये पास पास में होते चले जाएंगे कर्व। आप लोग देखें इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन की वैल्यू 1/x कहाँ मिलेगी, 1/x मिलेगी आपको x बराबर 1/2n+1 π/2 पे। ओके, ये आपके पास n को कुछ भी इंटीजर डालते जाओ, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी अगर आप पॉजिटिव इंटीजर डालते हो तो, ठीक है ना। 0 से लेकर कुछ भी पॉजिटिव या 0 इंटीजर डालोगे तो आपके पास ये हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। यहाँ पे फंक्शन आपका मैक्सिमम मिलेगा। एट x इक्वल टू 1/2n+1 π/2 फंक्शन मैक्सिमम होगा, एंड ऑल्सो एट x इक्वल्स टू 1/2n-1 π/2 ये फंक्शन मिनिमम बनेगा, इस पे -1 बन जाएगा। ये भी इनफाइनेटली मैनी x है क्योंकि आप x को क्या डालेंगे, z प्लस, या ऐसे कहें कि x को होल नंबर डाल दें। ओके, 0 भी डाल सकते हैं, तो आपके पास 0 नहीं डालेंगे एक्चुअली, इसमें फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें तो x को z प्लस डाल देते हैं, इसमें वैसे 0 भी डाल सकते हो, x बिलोंगिंग टू z प्लस यूनियन 0 डाल सकते हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन साइन 1/x 0 से लेकर 1 के बीच में इनफाइनेटली मैनी टाइम्स 1 के बराबर होगा, ओके, और इनफाइनेटली मैनी टाइम्स -1 के बराबर भी हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के देयर आर इनफाइनेटली मैनी लोकल मैक्सिमा एंड इनफाइनेटली मैनी लोकल मिनिमा, दोनों ही इसके इनफाइनेटली मैनी लोकल मैक्सिमा मिनिमा होंगे इस फाइनाइट इंटरवल के अंदर। तो ये जो रिमार्क है इसको एक बार समझ लें, कई बार फंक्शन के किसी फाइनाइट इंटरवल के अंदर भी क्या होते हैं, इनफाइनेटली मैनी एक्सट्रीम लोकल एक्सट्रीम वैल्यू हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल इसको रेफर करता है। ना उसके बाद देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है आपके सामने फॉर लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा पता लगाने के लिए आपके पास क्या आपको करना है, कैसे आपको मालूम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे किसी भी फंक्शन को देख रहे हैं और उस फंक्शन का किसी c पे इंटीरियर पॉइंट c के ऊपर अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है तो उस c पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
एफ डैश सी 0 होगा। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा जहाँ पे लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको मिल रही है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमें इसे प्रूव अभी नहीं कर पाएंगे अपन। तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आपको ये याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले समझ लें क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी। इंटीरियर पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, किसी डोमेन के इंटीरियर पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे जहां पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर अनडिफाइंड रहे। यानी कि वो सारे पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 आ जाता है या फिर नॉट डिफाइंड होता है, वहां पे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो हर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है या फिर उसका डेरिवेटिव अगर है तो उसको 0 आना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेरिवेटिव डिफाइंड है तो वो 0 आएगा। तो आप लोग देखें कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा रखता है, किसी इंटीरियर पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा मिनिमा रखता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। और ऐसे सारे पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ऐसे सारे इंटीरियर पॉइंट डोमेन के अंदर, आप ध्यान रखना कि वो डोमेन में होना चाहिए, वो सारे पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है और फंक्शन या फिर उस पे उसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, वो सारे पॉइंट पे फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो इंटीरियर पॉइंट होता है डोमेन का जिस पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए या फिर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट ना करे। ऐसे सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बनता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक फंक्शन आपके सामने है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये ग्राफ बना हुआ है इसका। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर। और अगर आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो आपको पता है कि ये तो डेरिवेबल फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जिस पर डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 0 है। पर 0 के ऊपर अगर आप राइट में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट में जाएंगे तो छोटी है, तो 0 लोकल मैक्सिमम नहीं है, 0 लोकल मिनिमम भी नहीं है, 0 कोई भी लोकल एक्सट्रीमा नहीं है। राइट, तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट तो है, पर वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट हो सकता है कि ना हो। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में और देखते हैं, आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3 का। इस फंक्शन के ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि इसका अगर डेरिवेटिव चेक करें तो आपके पास आता है 1/3 एक्स की पावर -2/3। 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह का आपको दिख रहा है? नॉट डिफाइंड। एफ डैश 0 निकालेंगे, 0 की पावर -2/3 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे नॉट डेरिवेबल है। अब क्योंकि 0 पे नॉट डेरिवेबल है तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, क्योंकि 0 डोमेन में तो है ना। फंक्शन का डोमेन कौन है? R है, कट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका मतलब 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट तो हुआ, पर 0 इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है क्या? चेक करो। 0 के राइट में जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट में छोटी है। इसका मतलब फंक्शन का 0 पे कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, लोकल मैक्सिमा के दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू छोटी आती है या बराबर भी आ सकती है, और लोकल मिनिमा के दोनों तरफ जाने पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आती है, बराबर भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में ये दोनों पॉइंट 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है, पर ये दोनों 0 आपके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, क्योंकि इनके दोनों तरफ जाने पर एक तरफ तो क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है 0 पे जो आ रही है उससे, और एक तरफ छोटी आ रही है। तो ना तो ये लोकल मैक्सिमम हुआ ना लोकल मिनिमम हुआ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको इसमें क्लियर हुआ है। तो सब लोगों को बढ़िया से थ्योरी को समझना है। राइट,
आगे बढ़ते हैं, चलें स्टूडेंट्स आगे। अब हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ये जो हम देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल में आपने डिफाइन किया, हमने पढ़ा था कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो ऐसे केस में उसका मैक्सिमम भी होता है, एग्जिस्ट करता है, और उसका मिनिमम भी एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक फंक्शन को आपने कंटिन्यूस फंक्शन को क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है तो ऐसे केस में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो आपको बता देते हैं। हमेशा ये याद रखो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो होता है वो या तो एंड पॉइंट पे आ सकता है या फिर उस लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के पॉइंट पे भी आ सकता है। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट कहाँ बनता है? क्रिटिकल पॉइंट पे बनता है। इसका मतलब है कि आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आ सकता है? क्रिटिकल पॉइंट पे भी आ सकता है। और याद रखें क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो आ जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए। तो यानी कि हमें ये पता लगा कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम कहीं पे है तो एंड पॉइंट पे हो सकता है या फिर किसी क्रिटिकल पॉइंट पे हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या मेथड यूज करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालने का ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। क्या स्टेप है? पहले आपको पता लगाना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। पता लगा लिया आपने कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है। आप क्या करेंगे? सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पता लगा लें और साथ में एंड पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू पता लगा लें। तो आपने सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एंड पॉइंट पे निकालनी है, और उनमें जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और जो सबसे छोटी होगी वही क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर a और b दो नंबर है किसी इंटीजर इंटरवल के अंदर और fa इज लेस देन fb फॉर ऑल a लेस देन b, यानी कि जब भी कभी a b से छोटा है तो fa fb से छोटा आ रहा है। अगर ये कंडीशन आपके पास इस इंटरवल के हर दो नंबर a और b के लिए एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में उस इंटरवल i के अंदर फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि fa fb से बड़ा आ जाता है whenever a इज लेस देन b, तो ऐसे केस में फंक्शन को उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो उससे आप एक मोनोटोनिक फंक्शन कह सकते हैं। उसको या तो उस इंटरवल में इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए, तो आप फंक्शन को मोनोटोनिक कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर मैं कोई भी दो x लेता हूँ, दो अगर a मान लेते हैं कि b से छोटा ले लेता हूं, तो आप देख सकते हैं छोटे नंबर की इमेज छोटी आ रही है और बड़े नंबर की इमेज बड़ी आ रही है। ये हमेशा हो रहा है, तो इस फंक्शन को आप एक इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। एंड सिमिलरली ln x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब अगर y बराबर log x टू द बेस हाफ को डिस्कस करें तो आप लोग देख सकते हैं कि a छोटा है b से, लेकिन फिर भी आपके पास जो करस्पॉन्डिंग b पे जो इमेज आ रही है वो a की इमेज से छोटी आ रही है। b बड़ा है फिर भी b की इमेज छोटी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। और इसके बाद देख सकते हैं कि sin x जो होता है वो कभी तो डिक्रीज करता है। एक्चुअली क्या होता है? इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि जैसे जैसे आप राइट में जाओगे ग्राफ आपको ऊपर ले जा रहा है, जैसे जैसे आप राइट में जाओगे ग्राफ आपको ऊपर ले जा रहा है। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आप राइट में जाते हो ग्राफ आपको नीचे ले जा रहा है। लेकिन इसकी बात करें y बराबर साइन एक्स क्या है, कभी आप देख सकते हैं कि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो है कभी आपको नीचे ले जा रहा है, कभी आपको ऊपर ले जा रहा है, और ये लगातार होता चला जा रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि इसको फंक्शन को हम बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग को ऐसे दिखाऊंगा और डिक्रीजिंग को लिखूंगा नहीं, ऐसे दिखाऊंगा। तो आप इस तरह से आप भी दिखा सकते हैं। तो ये फंक्शन साइन एक्स ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। बट स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखना कि कोई भी फंक्शन अगर जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि -π/2 से लेकर के π/2 के अंदर अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को देखेंगे तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये मोनोटोनिक है, ये मोनोटोनिक है, बट ये मोनोटोनिक नहीं है, ये कभी इंक्रीज करता है और कभी डिक्रीज भी करने लग जाता है। इसका मतलब ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। अब सवाल ये है कि हम कैसे टेस्ट करें किसी भी फंक्शन के लिए कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एवरी एक्स पे पॉजिटिव आए तो आप उस फंक्शन को बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए से लेकर बी ओपन इंटरवल अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे केस में आप उस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर फंक्शन को डिक्रीजिंग कह सकते हैं। यानी कि अगर ओपन इंटरवल में ऑल एक्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा क्लोज इंटरवल में। लेकिन अगर ओपन इंटरवल ए बी में ऑल एक्स के लिए अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो क्लोज इंटरवल ए बी में आप फंक्शन को इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है फॉर लोकल एक्सट्रीमा। अगर किसी सी पॉइंट को आपने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट है, आप जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो। अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस जाने पर डेरिवेटिव का साइन, ये f' लिखा हुआ है, डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदलता है तो वहाँ फंक्शन डाउन जाकर के अप जाएगा। तो इस जगह पे आपके फंक्शन का क्या बनेगा, लोकल मिनिमम बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे जहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के अक्रॉस जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदलता है तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करता होगा। तो ऐसे समय में उस जगह पे लोकल मैक्सिमम बनेगा। लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट जिसके दोनों तरफ फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो क्रिटिकल पॉइंट ना तो लोकल मैक्सिमा होता है ना लोकल मिनिमा होता है।